अब देखो इस चैप्टर को बड़े आराम से पढ़ना, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है और बहुत सिंपल और बहुत छोटा चैप्टर। ठीक है, देखो क्या क्या। अब हम जब बात करते हैं किसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, तो दिस इज व्हाट, दिस चैप्टर इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर और साथ ही साथ क्या कहता है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इत्मीनान से पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक कोई जल्दीबाजी नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जब इस चैप्टर के बारे में बात होता है तो यहाँ पर बुक्स में या हर जगह पर फोटो आयनिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पहले पढ़ाया जाता है, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्या, कि एक एज अ चैप्टर लिया जाए, एज अ टॉपिक लिया जाए, एज अ बुक नहीं लिया जाए। बुक के हिसाब से नहीं, सिंपल एक चैप्टर के बिहार पे इसकी पढ़ाई करी जाए तो ज्यादा सिस्टमेटिक और समझदारी वाली होगी। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में बात कर रहा है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल नेचर। डुअल नेचर का क्या मतलब हुआ, जैसा कि नाम इसका क्या है, डुअल, मतलब टू नेचर्स की बात कर रहा है। ठीक है, वो भी किसका, मैटर की बात कर रहा है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इस बारे में तो बात होगी ही होगी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, यानी कि टू डिफरेंट नेचर। कौन कौन से टू नेचर्स की बात करी जा रही है बेटा यहाँ पर, दैट इज वेव नेचर और साथ ही साथ क्या, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की जब बात हुई, ये कहा गया क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा क्या, कि जो हमारा लाइट है ना, उसके पास दो नेचर होता है, एक वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। अब ये कैसे होता है, इस पर भी आते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हुई यहाँ पर, कि इज लाइट हैज डुअल नेचर, क्या लाइट के पास डुअल नेचर होता है। तो भाई इस चीज को समझने का जो हमारा तरीका है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लाइट हैज अ डुअल नेचर, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग, है ना, थ्योरीज दी गई। इसको जरा हम समझते हैं। सबसे पहले न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दिया क्या, दो थ्योरीज प्रिवेल हुई, कौन कौन सी, एक तो बताया क्या कि भाई इट हैज अ पार्टिकल नेचर, ठीक, एंड दूसरा एक ने कहा क्या, भाई इट हैज अ वेव नेचर। ठीक, पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले कहानी किसने बताई, न्यूटन ने, जिसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लाइट है किसी भी सोर्स से एक पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होती है, हर एक डायरेक्शन में, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो लाइट होगा वो इमिट होगा। ओके, इन्होंने इतनी बात बताई, लोगों ने बिल्कुल मानना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हाँ यार ये पार्टिकल नेचर हो सकता है। बट लेटर ऑन, थोड़ी सी जब लोगों की समझ और बढ़ी, तो लोगों ने कहा कि यार देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास तो कंजर्व होता है, ठीक है, मास अगर कंजर्व्ड है तो ये जो सोर्स है यहाँ पर, वो सोर्स कुछ टाइम बाद, क्योंकि चूंकि ये पार्टिकल्स इससे निकल रहे हैं, उन पार्टिकल्स का भी मास होगा, वो पार्टिकल्स भी क्या होंगे, मैटर पार्टिकल्स होंगे। सो इफ दे आर मैटर पार्टिकल्स, इट मींस कि वहां पर ये जो सोर्स है कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाना चाहिए, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने करोड़ों साल पहले से सूरज जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो अब तक खत्म हो चुका होता। बट ये कहानी ऐसी नहीं होती है। तो इस थ्योरी को लोगों ने डिस्कार्ड किया कि नहीं नहीं, ये पार्टिकल नेचर का नहीं होता है। फिर आने वाले टाइम में कौन आए, मैक्स प्लैंक की कहानी आती है। ठीक है, मैक्स प्लैंक साहब ने अपना थ्योरी दिया किसके बारे में, लाइट के बारे में, जिसे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट, क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में भी आप लोगों को आइडिया होगा। मैक्स प्लैंक ने कहा क्या, यस, लाइट एक्चुअली, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, है ना, बट these particles are actually not a matter particle, they are not a matter particle।
तो लोगों ने कहा कि फिर क्या होता है, तो दे आर एक्चुअली द एनर्जी पैकेट्स, उन्हें क्या बोला गया, एनर्जी पैकेट बोला गया। ओके, सो इफ दे आर एनर्जी पैकेट सर, तो ये एनर्जी पैकेट को नाम क्या दिया गया, तो उसको बोला गया क्वांटा। ठीक है, इन जनरल ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जितनी भी पूरी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्होंने कहा क्या, कि जितनी भी वेव होती हैं, जो आप वेव कहते हो ना, दे एक्चुअली ट्रेवल इन मीडियम in the form of small energy packets called quanta, and इसका जो स्पेशल फॉर्म है जो कि विजिबल रेंज में आता है, उस विजिबल रेंज को क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। दे आर कॉल्ड फोटोन। ठीक है, एंड फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स एंड दे हैव मेनी मोर प्रॉपर्टीज, बट उस पर हम आगे बढ़ेंगे, पहले अभी शॉर्ट में ये समझते हैं। तो आपको ये समझ में आया क्या कि देयर आर पार्टिकल नेचर, और दिस पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन्स लॉट्स ऑफ फिनोमिनन। कौन कौन से, जैसे अभी आप पढ़ने वाले हो एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना, या फिर ऐसे सारे फिनोमिनन जहां पर लाइट के, है ना, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट वो कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है, नॉट कंटिन्यूअस जिसे कहा जाता है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो वेयर यू रिक्वायर लाइट इन डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब एक छोटे छोटे बंच ऑफ पार्ट में तुम्हें लाइट की जरूरत होती है, लाइट एनर्जी की, दीज फिनोमिनन्स आर एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर। ओके, उसी के टाइम पे एक चीज और चल रही थी दूसरी जगह पर, क्या, वेव नेचर। हाइगेंस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब तुम कहोगे सर ये जो है ये सब कहां पढ़ने को मिलेगा, सो आई विल टीच यू हाइगेंस सेकेंडरी प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इन वेव ऑप्टिक्स। ओके, कहां पर पढ़ाऊंगा मैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा कि यस, जो लाइट है किसी मीडियम में वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और अगर कहीं पर हम लोग ऐसा एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करें जो कि जिस पॉइंट पर जितनी भी लाइट आ रही है दे ऑल आर इन सेम फेज, इफ दे ऑल आर इन सेम फेज, दैट इमेजिनरी सरफेस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, वेव फ्रंट। क्या कहलाता है वो बेटा, वेव फ्रंट कहलाता है। और यहां से फिर से फ्रेश नई वेव्स निकलती हैं। ये बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ के हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, बट इसके बाद इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा कहानी नहीं बताई। उसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद कहानी बनती है किसकी, मैक्सवेल। यस, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल के साथ कहानी मैं बता रहा हूं। मैक्सवेल ने क्या कहा, इन्होंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये पूरा पूरा एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस कंप्लीट चैप्टर हैज दिस मैक्सवेल इक्वेशन, ओनली मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो इन्होंने वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और इन्होंने ही बताया, है ना, ऐसे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट भी यहां पर देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने ही इसे प्रूव किया था। ठीक है, फिलहाल थ्योरेटिकली इन्होंने क्या कहा कि भाई जो लाइट है वाई, जेड और एक्स, ये लाइट एक्चुअल में वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसमें इसके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव्स होती हैं। दिस रेड कलर वेव इज एक्चुअली नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ ही साथ एक और वेव इन्होंने बताया जिसको कहा क्या, कि देयर इज सम मैग्नेटिक वेव। ठीक है, so this yellow color which is actually perpendicular to the red color, this wave is representing what, the magnetic field vector. So it has electric field vector here, magnetic field vector here, and electric field and magnetic field both are varying according to the progressive wave, प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म में ये प्रोपेगेट कर रही हैं, और एक्स डायरेक्शन में लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज एक्चुअली supports
the wave nature of light, while there are two theories which supports what the two natures, that is called particle nature. क्लियर है बात सभी को? इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। अब हुआ क्या यहीं पर, जब ये इन्होंने थ्योरेटिकली मैक्सवेल साहब ने बता दिया, तो हर्ट्ज है ना, फ्रैंकलिन हर्ट्ज, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई साहब, ठीक है। और इनके एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये, और एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा वैक्यूम ट्यूब, अब इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ वैक्यूम ट्यूब था, इस वैक्यूम ट्यूब में कैथोड था, एनोड था, सब कुछ था। इसमें यहां पर इन्होंने करंट जो देखा है ना, उस जो करंट की वैल्यू थी, इट वाज नॉर्मल समथिंग, बट समहाउ देयर वाज सम स्पार्क, ठीक है, स्पार्क ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट का स्पार्क हुआ, और अचानक से उन्होंने देखा क्या कि देयर इज अ ह्यूज इंक्रीमेंट इन द करंट थ्रू द सर्किट। अचानक से इस स्पार्क की वजह से उन्होंने इसमें करंट में वृद्धि देखी, इंक्रीमेंट देखा। अच्छा यार, उन्होंने कहा पक्की बात है कि इस स्पार्क की वजह से ये करंट बढ़ा है ना। देखो, पहले की खोजें ऐसी होती थी, एक्सीडेंटल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो उन्होंने कहा पक्का इस पे बात होगी, हमारे तुम्हारे साथ भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं बेटा, बट वी डोंट थिंक ओवर इट। उन्होंने सोचा और सोचा, सोचने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी कि भाई इफ देयर इज लाइट प्रेजेंट समवेयर एंड इट इज एक्चुअली इंसिडेंट ऑन सम मेटेलिक सरफेस, ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ दिस लाइट देयर आर some electrons which can emit from the metallic surface, and the process of emission, ठीक है, of electron due to photon means light, है ना, is called photoelectric emission. Photoelectric emission. Are you getting this? See, so this is the one part. क्या कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने समझ लिया। समझ आ रही बात? अब देखो, इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को समझने के बाद लड़ाई अभी चल रही थी किसमें, कि लाइट का डुअल नेचर होता है कि नहीं। तब तक भाई साहब हमारे कौन आ गया, डी ब्रॉगली, है ना। ये डी ब्रॉगली साहब आए और इन्होंने कहा क्या कि जैसे लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वैसे ही हमारे पास मैटर पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होता है। दे कैन बिहेव साइमल्टेनियसली एज अ वेव, एज अ पार्टिकल। मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करने लगेगा, ऐसा क्या? हाँ, वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। इन्होंने कहा क्या, अ वेव इज एसोसिएटेड। वेव इज एसोसिएटेड का मतलब क्या, कि जब ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, उस समय इससे एक वेव एसोसिएट हो जाता है, एंड दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, है ना। दिस इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज नॉट अ transverse, this is another kind of wave which is associated with a moving particle just because of its motion, its momentum, and this wave is known as matter wave। ठीक है, तो यहां पर डी ब्रॉगली का मैटर वेव डिस्कस किया जाता है। क्या इतनी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? दिस इज द होल चैप्टर, एक्चुअली दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? ओके, मूविंग ऑन। अब थोड़ा सा हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग कहां पर चलेंगे बेटा, पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर डी ब्रॉगली पर आते हैं। ठीक है, चला जाए आगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब देखो, यहां पर जब इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो यहां पर क्या है, मैंने डेफिनेशन आपको यहां पर बताई। व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फोटोन। अब इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो क्या है, एक मेटल है। आपको मैंने बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रखी है, मेटल क्या होता है।
नॉन मेटल क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता है। सपोज वी हैव सम मेटल, है ना, मेटल का क्या है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, ठीक है। दिस इज अ सॉलिड ऑफ मेटल, सिंपली समझना, एक सॉलिड मेटेलिक पार्ट। अब इस मेटल की कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेटल है, अच्छा जी। अब इस मेटल के बारे में याद करो, हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था चार्ज इमिशन की बात, है ना, तो वहां पर भी हम लोगों ने मेटल लिया था या फिर कोई भी मैटर पार्टिकल लिया था या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया था और उस ऑब्जेक्ट को रब किया था, ठीक। उसी तरीके से ये जो मेटल है, उस मेटल की कहानी मैं समझाने जा रहा हूं। मेटल है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल के पास क्या होंगे, लार्ज नंबर, बिकॉज दे आर कंडक्टर, so they have large number of free electrons, large number of free electrons are there, free electrons, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहां पर लाई करते हैं बेटा, उसके लैटिस में, ठीक। अब इस लैटिस में लाई करते हैं और इस लैटिस में जब लाई करते हैं, इसका मतलब क्या, दे आर एक्चुअली इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द मेटल। बोलो भाई, बोल सकते हैं ना इसको, दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द बाउंड्री, ओके ना। अब ये जो बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बाउंड्री से बाहर लाना है, उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज वर्क फंक्शन, यू ऑलरेडी नो वर्क फंक्शन, ठीक है, ऑफ दैट मेटल। तो दिस इज व्हाट द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आपको समझ में आया, इट इज नॉट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज व्हाट, इट इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड either phi or w, the minimum amount of energy required to remove an electron from its lattice to its surface, ठीक है। this minimum amount of energy is known as work function, you already know about this, ठीक है। in the first chapter, this work function, this energy, this minimum amount of energy between A and B was provided by heat energy, by friction, बोलो बेटा, ओके। तो दिस इज व्हाट, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था। नाउ सपोज इफ वी आर प्रोवाइडिंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैसे प्रोवाइड करना चाहता हूं मैं इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, है ना, लेट्स सी, हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी। तो इस हीट एनर्जी की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस से सरफेस तक निकल के आ जा रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मो आयनिक इमिशन, ठीक है, थर्मो आयनिक इमिशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर, क्या कहलाएगा बेटा, इमिशन। कौन सा इमिशन, क्या कहलाएगा, इमिशन, और कौन सा, थर्मो आयनिक इमिशन, ठीक। नाउ in case if we replace this heat from photon, so the process is called what, photoelectric emission, is that clear। थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही ना बेटा, बोलो, बोलते रहा करो यार, समझते जाओ, बहुत आसान चैप्टर है ये, है ना, और स्कोरिंग चैप्टर है ये, मान के चल लो, बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर। जरा समझते हैं कहानी को और आगे बढ़ाते हैं ना। हमने कहा क्या कि हमारे पास यहां पर एक जो है फोटोन है, वो फोटोन यहां पर इंसिडेंट करा दिया मैंने, बढ़िया। अब इस फोटोन के पास एनर्जी है, ठीक। अब तुम कहोगे सर फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, मैंने कहा कुछ भी एनर्जी है, लेट्स से ई, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। अब इस फोटोन की जो एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी कितनी है, ई है, ठीक है। ई की वैल्यू मैंने कुछ कह दिया, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। और यहां पर जो इसका वर्क फंक्शन है, फाई,
दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना वर्क फंक्शन है बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस how much energy you require to remove this electron from its lattice? Sir, it requires actually 12 electron volts. What is the amount of energy that you have? Sir, it is only 10 volt, 10 electron volt. So can this photon be able to remove or emit the electron? बोलो भाई, क्या ये फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगा? क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी है, और ये कह रहा नहीं भैया मुझे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो कम से कम चाहिए। बोलो भाई। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है, नहीं निकाल पाएगा, सीधी सी बात है। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये क्या करेगा? इसको निकाल नहीं पाएगा। मैंने कहा जस्ट रिप्लेस दिस फोटोन फ्रॉम एनी अदर फोटोन विच हैव मिनिमम एनर्जी। हाउ मच मिनिमम एनर्जी विच हैव? बोल भाई। 12 electron volt. Okay. So this must have the minimum energy, that is 12 electron volt. Okay. Now when this photon, this yellow color photon, मतलब yellow color photon मतलब जिसके पास एनर्जी 12 वोल्ट की है, will strike on the metallic lattice or surface or strike with the electron, what will it do? It will exchange, or simply we can say it will give its total energy to the photon. याद रखना यहां पर क्या होता है, जब भी एक फोटोन किसी पार्टिकल से टकराता है, ठीक है, इधर इवन इफ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, तो वॉट एवर द एनर्जी इट हैज, ये क्या करेगा? इसको पूरी तरीके से दे देगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई मुझे कितनी एनर्जी चाहिए थी? मिनिमम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने कहा मुझे कितना दिया तूने? भाई 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने इस लैटिस पर से बाहर निकल के सरफेस पर आ जाता हूं। नाउ इलेक्ट्रॉन विल स्टे देयर। कितने देर के लिए रुकेगा भाई? यहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, यहीं पर सरफेस पर अब इलेक्ट्रॉन आ गया। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? इमिशन। नाउ व्हाट इफ वी हैव अ फोटोन having energy greater than, photon has energy greater than 12 volt, like 14 volt we have, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देगा भाई? कितनी एनर्जी देगा ये टोटल? 14 वोल्ट। 14 वोल्ट कितना देगा? 14 वोल्ट। और ये एनर्जी 14 वोल्ट से 12 वोल्ट कहां खर्च हो जाएगा? इसको बाहर निकलने में एज अ वर्क फंक्शन, while the electron must have some remaining energy, that is some extra energy, 12 electron volt, and that 12 electron volt will provide a kinetic energy. Will provide what? A kinetic energy to the electron, that is half mv square. Are you getting this? कहेगा भैया अब तो मैं घर से बाहर आ ही गया हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी है, मैं उड़ूंगा, मतलब आई विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? ओके। हाँ जी। जी नहीं, वो इतना उदारवादी नेचर का नहीं है। ठीक है, मतलब ये होता है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रीट एक्शन, discrete functioning are there. Whatever the total energy, this is a packet of energy, bundle of energy. That bundle of energy will given to the electron. This electron will lose its energy. How much? 12 electron volt. The remaining energy it will utilize as a kinetic energy. ठीक है, this is the government. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा भाई क्या? अपने एमपी और एमएलए को कि भाई मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, उसने कहा इतने में क्या होता है, इतने से तो मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम्हें बाहर निकल के काम करना है। कहा ठीक है, भेज दो 14 लाख रुपए। इसने क्या किया? 12 लाख रुपए घर में रखा, और बाहर जनता के लिए कितने का काम किया बेटा? 2 लाख रुपए का। इसी से ये बाहर काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है। इज दैट सिंपल? ऐसा कुछ है। क्लियर होगी कहानी? थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। So this is what photoelectric emission. So very very simple concept what we can discuss here. That is, can we say the total energy here, the total energy E is actually equal to the work function?
according to law of conservation of energy, plus kinetic energy provided to the electron, means E can be written as sir W plus kinetic energy according to work energy conservation. कह सकते हैं ना बेटा, बोलो। चलो, अब हमने क्या कर लिया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर लिया। नाउ इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी को डिस्कस करने से पहले हम फोटोन के कुछ या प्लैंक के फोटोन क्वांटम थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हेल्प करेगा तुम्हें आगे। ठीक है, तो द क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक, जो काम की चीजें हैं उतनी मैंने बताऊंगा। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या स्टेटमेंट इनका यही है, फोटोन क्या होता है, बहुत सिंपल मैं लिखूं, फोटोन, व्हाट इज फोटोन? सर फोटोन इज द एनर्जी पैकेट। ठीक है, एनर्जी पैकेट। ठीक है, अच्छा सर अगर ये एनर्जी पैकेट है तो इट मस्ट हैव सम एनर्जी। यस बेटा, इट हैज एनर्जी एंड इट्स एनर्जी इज एक्चुअली h into nu, where nu is what? Sir, it is what? This nu is what? It is frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब सर बेटा, हमारे पास गामा रे, एक्स रे, है ना, यूवी रेज, उसके बाद विजिबल में वी आई बी, जी वाई ओ आर सर, उसके बाद सर इंफ्रारेड सर, उसके बाद सर माइक्रोवेव, है ना, उसके बाद सर रेडियो वेव। अच्छा, ये जो यहाँ पर पूरे रेंज है, इन सब की अगर हम बात करें तो इन सबको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के भी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अदरवाइज ये सब के सब यहाँ पर एक कॉमन वेलोसिटी, यानी कॉमन मतलब सब सेम वेलोसिटी, कॉमन नहीं वर्ड करेंगे, यूज करेंगे, वी विल यूज द वर्ड सेम वेलोसिटी, दे आर मूविंग with the same velocity in vacuum or air. They all will have the same or equal velocity, that is say 3 into 10 to the power 8 meters per second, where in air. ठीक है, चाहे वो गामा रे हो, एक्स रे हो, अल्ट्रावायलेट, ये सारी की सारी। अच्छा, लेकिन सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, दैट इज हाईएस्ट, and from up to down what will happen, the frequency decreases, और यहां पर it has the minimum frequency. So what about the visible range? It is violet which have the highest frequency and red which have the lowest frequency, that is minimum frequency. Okay, so if a photon belongs to gamma ray, है ना, इस स्पेक्ट्रम से अगर फोटोन बिलोंग करता है, दैट विल हैव अ ग्रेटर एनर्जी इन कंपैरिजन टू अदर फोटॉन्स, है ना। बट इसको फोटोन नहीं, सिंपली क्वांटा कहते हैं, तो क्वांटा या फोटोन या क्वांटा भी लिख देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, सबको समझ आ रहा है ये बात? यार हाँ ना बोले यार, क्लियर करते जाया कर भाई, हाँ बोलते रहा कर। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज द एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन पैकेट, वन फोटोन। ठीक है, इसका मतलब सर इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये लोग हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, है ना। तो V का मतलब C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि सारे फोटोन इसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू और लैम्डा, सो वी कैन जस्ट रिप्लेस न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ओके, मैं यहां से हटा रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा नहीं। तो हम लोग अगर रिप्लेस कर दें तो सर ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बदल सकता है। यस, दिस फॉर्मूला ऑल्सो कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, नाउ इफ वी हैव गिवन द वेवलेंथ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, इफ वी हैव गिवन दिस frequency we can use this formula. Now remember, the value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 h की वैल्यू। ठीक है, और h इंटू सी की वैल्यू जनरली कैलकुलेट करके लोग रखते हैं, और नहीं रखना तो कोई जरूरत नहीं है, इसे फिलहाल के लिए छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ, तो ये हो गया क्या, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोन। The second thing is all photons will travel with the same speed, that is 3 into 10 to the power
8 मीटर पर सेकेंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फोटोन इज अ कंप्लीटली एनर्जी पैकेट, so if this is an energy packet then definitely it has zero mass, है ना, but this mass is known as rest mass, ठीक है। दिस हैज अ जीरो रेस्ट मास। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, आइंस्टाइन साहब ने और तो बहुत ज्यादा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया, इसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास पार्टिकल है ना, अगर कोई पार्टिकल उसके पास मोमेंटम आ जाए किसी तरीके से, मतलब वो सर मोशन करने लगे, तो मोशन करेगा तो इसके पास इसका जो मूविंग मास होगा वो कुछ इसका मास होगा, मूविंग मास जिसे कहा जाता है। कब? व्हेन द पार्टिकल हैज, है ना, स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो चूंकि ये फोटोन है, खुद लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली इट हैज अ मूविंग मास, ठीक है। अब ये मूविंग मास कैसे निकाला जाता है, इसको हम निकालने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, जैसे डी ब्रॉगली के बारे में बताऊंगा वैसे ही बेसिक बेसिक चीजें आपको जानकारी में दे दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये हो गया फोटोन की कहानी, ये बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई, ठीक। और one packet of photon associated the energy E is equals to h nu only, ठीक है, h nu, जस्ट रिमेंबर दिस। इतनी चीजें आप समझो, बाकी बहुत कुछ चीजें बुक में दी गई हैं, बार बार पढ़ोगे, एक ही चीज को बार बार घुमा के दिया गया है, कॉन्सेप्ट वाली चीजें बस केवल केवल 4 या 5 है। इतना समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा। अच्छा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के दो एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज एक्सपेरिमेंटल एंड द सेकंड इज व्हाट, द सेकंड इज न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो एक तो हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल। इन्हीं दोनों एस्पेक्ट को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तुम्हें यहां पर क्या पढ़ना होगा, आइंस्टाइन इक्वेशन, और यहां पर तुम्हें क्या पढ़ना होगा, पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक। अब देखो आइंस्टाइन का इक्वेशन कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल है, जो आपने यहां पर पढ़ा है, ये E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के इंटू ई। इसी इक्वेशन को यहां पर बेसिकली आपको पढ़ना होगा, लेकिन हाँ इन ग्रेट डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं बस लिख दे रहा हूं कि द टोटल एनर्जी इज एच, बस इस चीज को ध्यान रखना, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को दो तीन बातें और पढ़नी होंगी, जैसे सबसे पहली चीज क्या, इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एंड द थर्ड थिंग इज, इंटेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, और क्या हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उसी टाइम पढ़ा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना इनिशियली आपके लिए जरूरी है, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग इज, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, या किससे इंटेंसिटी को आप रिलेट करते हो? हम्म, एम्पलीट्यूड, ओके, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और चूंकि अब लाइट क्या हो चुका है, जैसे एक सोर्स है लाइट का, तो लाइट से कंटिन्यूअस रे नहीं निकल रही है, जिसका ऐसा एम्पलीट्यूड हो, ऐसा कोई रे निकल नहीं रहा है, ठीक है। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। नाउ
इस सोर्स से कुछ एनर्जी पैकेट्स निकल रहे हैं, ठीक है बेटा, समझना इस बात को। सो वेन एवर आई विल से what the intensity of light, the meaning of intensity is the number of photons. Are you getting this? When I will say intensity is increased means the number of photons incident or coming from this source is increased. Clear? बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, अमाउंट से मतलब हो गया, ठीक है। यहां पर भी अमाउंट ही होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर का मतलब क्या, हाउ ब्राइट और हाउ डिम। समझ आ रही बात बेटा, बोल, समझ आ रही है बात। हाँ, दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीक्वेंसी। whenever we will discuss about the frequency is actually related with the energy of photons, जो हम लोग जानते हैं E is equals to h nu। so whenever I will say we have increased the frequency, it means we have increased the value of E, यानी कि energy of photon। clear? fine, one more thing, the potential energy। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो we can discuss about this। suppose we have a cathode here and this is what, anode here। what is the meaning of cathode, the terminal which is connected with negative, and what is the meaning of anode, which is connected with positive। okay, so this cathode has, suppose, one electron here, just outside of the cathode, ठीक है, and we have applied a potential difference between these two terminals, that is cathode and anode। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, बताओ। पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, देयर विल डेवलप सम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल अप्लाई सम फोर्स हियर। बोलो बेटा, याद है कि नहीं है, अभी अभी तो पढ़ा है इस चैप्टर में। तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू ई ई वी अपॉन टू वॉट एवर द फोर्स इज, ड्यू टू दिस फोर्स, है ना, मीन्स दिस फोर्स इज वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल। so this force will do some work, this force will accelerate this charge, and due to the acceleration of this charge it will reach at this point, and when it will reach near the anode, in this phenomenon from here to there, है ना, this electron will acquire some kinetic energy। बोलो भाई, it will acquire some kinetic energy। the initial kinetic energy was zero and now here it has some kinetic energy। so what is the change in kinetic energy, whatever the change in kinetic energy is equals to work done by the external agent, that is potential। am I right? So we can say the kinetic energy final minus initial is equals to work done, that is Q into V। Kinetic energy means it is the kinetic energy acquired is equals to Q। Q की जगह क्या है, E, और V हो गया potential। So the kinetic energy acquired by this will be E into V। okay, so if we apply V is equals to 1 volt, how much kinetic energy I will get, the kinetic energy of the electron will be E into 1 volt, or simply we can say it is 1 electron volt। otherwise this kinetic energy can also, बहुत important point बता रहा हूं मैं, 1.6 10 to the power minus 19 coulomb if you will put the value of electron, and you will write 1V, that will become 1.6 10 to the power minus 19 joule। are you getting this? so this 1 electron volt, either we can write this kinetic energy as an electron volt, or we can write the kinetic energy as an in the form of joule। so simply we can say, sir, 1 electron volt means what, it means 1.6 10 to the power minus 19 joule। is that okay, is that clear? okay, now these three things are very important related with the experiment।
Okay, now we will deal with the experiment, discuss the experiment, then we will move ahead. Just give me a minute. चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं. हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देख लीजिए. Now, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको, बट नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है. द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, देखो मैं इसका डायग्राम डायरेक्टली यहाँ शो कर सकता था, बट आई जस्ट वांट यू टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड ट्राई टू ड्रॉ 3 to 4 टाइम्स एट योर होम एज अ होमवर्क. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. ठीक है, ये हम लोगों का अभी इसको हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, अब देखो इस चीज को हमें पढ़ने के लिए क्या चीज की जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सबसे पहले चीज की जरूरत है क्या कि इसका मुझे एक्सपेरिमेंटल स्टडी का सेटअप पता हो कि कैसा है. ठीक, तो हमारे पास क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब था. ठीक है, दिस वैक्यूम ट्यूब इज समथिंग लाइक दिस. इट हैज अ विंडो एज वेल. क्या करने के लिए विंडो होगी? फोटोन को इंसिडेंट कराने के लिए. तो इट हैज अ विंडो. मैं इतना बड़ा विंडो क्यों बनाऊं? सिंपल सिंपल डायग्राम बना देता हूं. This is a vacuum tube which has a window over there. ठीक है, ये विंडो है. मतलब यहां पर आपका सोर्स है, लाइट का सोर्स है, और यहां से लाइट जो है, फोटॉन्स यहां से इंसिडेंट हो सकते हैं. ठीक है, वी हैव अ कैथोड. कैथोड को थोड़ा सा और आगे बनाते हैं सो दैट द फोटोन कैन फॉल ऑन दिस कैथोड. ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड दिस इज एन एनोड. These two terminals are connected with the potential differences, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्शन का देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर कई सारी चीजें वेरी करानी है. ठीक, उनका वेरिएशन कैसे होगा उसको मैं आपको बताने वाला हूँ. यहाँ पर आपका एक अमीटर लगेगा, वो भी माइक्रोमीटर होगा. सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ छोटे से छोटा करंट भी मेजर करना है, बात नंबर 1. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स होते हैं. इन चारों पॉइंट्स का काम क्या है? देखो, बेसिकली हमारे पास क्या है? एक बैटरी है. यहाँ पर की है, ध्यान देना. यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और फाइनली यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है. ठीक, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? यहाँ पर ध्यान देना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. हमारा कैथोड किससे कनेक्टेड होता है? नेगेटिव से. ठीक, बट यहां पर हमने क्या कर रखा है, और छोटा नहीं बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा. रिहोस्टैट मतलब पोटेंशियल, वी कैन वेरी द पोटेंशियल. हम इस पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट यहां पर है, इसके साथ कनेक्टेड है. टी,
यहाँ पर की है, अगर इसको की को ऑन कर देंगे K1 बोल सकते हो या कैपिटल K बोल सकते हो। और ये 4 कीज हैं यहाँ पर। नाम इसका मैं दे देता हूँ, क्या नाम दे दूं? चलो ABCD नाम दे देता हूँ, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस एरो, मीन्स दिस इज वेरिएबल, यहां और यहां मूव कर सकता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया बेटा सब लोगों को? अब समझाता हूं, अभी समझाया है क्या, अभी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इस सेटअप को समझना, देखो बहुत सिंपल सा सेटअप है। यहां पर क्या है, हमारे पास एक कैथोड है, ठीक है, जिसे फोटो सेंसिटिव प्लेट होगा ये, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि कैसा हो, फोटो सेंसिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो सेंसिटिव? मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कर सके, ऐसा नहीं सबके सब कर लेंगे, है ना। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट हो गया, एक विंडो हो गई, इसे कैथोड नाम दिया गया, और इसे क्या नाम दिया गया, एनोड नाम दिया गया। जनरली हम लोग को कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है, तो दिस नेगेटिव वाला पार्ट इज हियर, इन फ्यूचर वी कैन कनेक्ट देम, ठीक है। इवन दिस नेगेटिव कैन बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एज वेल, है ना। बट यहां पर इसीलिए चारों ऑप्शन दे दिए गए, किसको किससे कनेक्ट करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। और ये जो है, ये वेरिएबल पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल है दैट वी कैन मेजर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां से यहां के बीच में वोल्टमीटर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, और कर ही लो, तुम्हें ज्यादा इजी रहेगा। दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड सो दैट वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दिस माइक्रोमीटर मेजर्स द मिनिमम करंट, कम से कम करंट भी मेजर किया जा सकता है, ठीक। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले हम इस विंडो को ओपन करेंगे, एंड वी विल अलाउ दिस दीज photons टू कम ऑन स्ट्राइक ऑन द surface of the photosensitive plate. Now, when these electrons will incident on this photosensitive surface, what happens? अभी मैंने कोई कनेक्शन नहीं किया है, ध्यान रखना। तो केस 1 हम लेकर चल सकते हैं क्या, when no connection is done, ठीक है। जब हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, एंड वी अलाउज द फोटॉन्स टू कम एंड और फोटॉन्स टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, बताओ क्या होगा, बहुत सीधा सा प्रोसेस होगा। क्या, यहां से जो है इलेक्ट्रॉन इमिट होने शुरू हो जाएंगे, द इलेक्ट्रॉन विल इमिट, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को, है ना, हमने अभी यहां पर सिंपल इस तरीके से रखा हुआ है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जस्ट यहां पर आएंगे, और हमने इसको डायरेक्टली बी और सी को कनेक्ट कर दिया अगर, है ना। व्हेन नो कनेक्शन इज मेड को हटा के मैं सीधे कर दूं क्या, व्हेन वी हैव कनेक्टेड डायरेक्टली बी एंड सी, ऐसे कर लो, है ना। और क्या हुआ, विंडो से जो लाइट है वो फॉल होनी शुरू हुई, व्हेन बी एंड सी मींस एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड, एनोड एंड कैथोड बोथ आर कनेक्टेड। अब जरा ध्यान से देखना, हुआ क्या, यहां पर हमने लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट इंसिडेंट कराने से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी निकले जिनके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी थी, और यही पहला केस है, पहला केस यही है। हमने कहा नो कनेक्शन इज मेड फ्रॉम बैटरी बोल सकते हो, है ना, कि जब बैटरी से कोई कनेक्शन हमने नहीं किया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन बी एंड सी आर डायरेक्टली कनेक्टेड, सिंपल। ये पहला एक केस ले रहे हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर ये फोटॉन्स को अलाउ किया फॉल होने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इमिट होने लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फोटोन फॉल्स ऑन कैथोड एंड सम इलेक्ट्रॉन विल emit, इलेक्ट्रॉन्स emit, ठीक है। और इस इमिशन में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली दो तरीके के निकलेंगे, एक जो कि एक्यूमुलेट होंगे, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, इकट्ठा हो जाएंगे वहां पर। और द सेकेंड वन इज
जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, what will happen with them? They will move and they will reach at anode, they can reach at anode, ठीक है, एनर्जी, they may reach to anode, ठीक है। इन केस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर पहुंचने लगे बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी बैटरी के, एंड दिस कनेक्शन इज कंप्लीटेड आउटसाइड। तो अगर देखा जाए ये पूरा सर्किट, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एंड दिस इज कंडक्टर, सो द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन द होल सर्किट in the direction of arrow, so there will be current, मैं इस तरीके से बना रहा हूं करंट को, there will be a small current develops into the circuit, और इस माइक्रोमीटर से आप छोटा सा करंट मेजर कर पाओगे, hence there will be a small current, you will see some small current, okay, even if the potential means ये जो पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किए हो V is 0. So when B and C, anode and cathode are connected, means V applied जो है वो क्या है बेटा, 0। हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वी हैव सम करंट। मतलब क्या हुआ, इफ वी वांट टू ड्रॉ दिस VI कैरेक्टरिस्टिक, so what we have, this is current through the circuit and this is the potential applied, but we have not applied any potential yet, so still we have some current is there, ठीक है। ये छोटा सा करंट हमें यहां देखने को मिल रहा है बेटा, बोलो। हाँ, अब ये जो छोटा सा करंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस करंट की कहानी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। सोचो क्या हो अगर कि ये जो है पोटेंशियल है ना, कौन, एनोड, इसको मैं एक नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, इफ इट इज गिवन टू अ नेगेटिव पोटेंशियल। किस केस में, केस नंबर 2 में लेकर चल रहा हूं, आगे अभी लिख भी दूंगा इसे। दिस इज व्हाट द केस नंबर 2, व्हाट हैपेंस if I am providing this a negative potential, what does it mean? Sir, we have connected A, है ना, sorry, A नहीं, C, we have connected C temporarily with negative while B with a little positive, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है बेटा, हमने क्या कर दिया, यहां पर एक रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इस V की वैल्यू अब मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, मतलब मैं इस तरफ पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, ओके। तब क्या होगा, यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा किसके बीच में, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ रिवर्स डायरेक्शन फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो ऑटोमेटिकली हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहे थे, वो कहां चले जाएंगे बेटा, उस पर एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये फोर्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, लेकिन जो ये फोर्स की वैल्यू है, वो फोर्स कितना लगना चाहिए, कितना फोर्स लगेगा, तो भाई क्या करना है, तुम्हें इस पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल को लगाकर इन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड तक पहुंचने से रोकना है। So this potential है ना, the potential between cathode and anode, or we can say the reverse potential between cathode and anode, at which the electrons stop reaching at anode, that potential is known as stopping potential, ठीक है। मतलब सर हम थोड़ा पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ाए, कुछ कम इलेक्ट्रॉन आए जिस जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लग गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन और हैं अभी पहुंच रहे हैं, फिर हमने और नेगेटिव बढ़ाया, और नेगेटिव बढ़ाया, और नेगेटिव किया, और नेगेटिव किया, और एक टाइम ऐसा आया जब सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है वो आना बंद कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर मुझे माइक्रोमीटर में कोई करंट देखने को नहीं मिला, मींस द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द करंट थ्रू द सर्किट बिकम जीरो, that is known as stopping potential। ये क्या कहलाएगा बेटा, the stopping potential। Are you getting this?
ध्यान से समझेंगे बेटा। फिर से कहानी को फिर से समझते हैं। हमने यहाँ से फोटोन को आना अलाउ किया, इस पर फोटोन इंसिडेंट हुए, फोटोन इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से इमिट हो सकते हैं, दो तरीके मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। एक ऐसे जिनके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बस केवल वो लैटिस से बाहर आए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जो उपद्रवी किस्म के हैं। उपद्रवी किस्म का मतलब विच हैव sufficient amount of kinetic energy. These electrons will reach automatically on anode, and due to the reaching of these electrons automatically on anode, there is a complete circuit we have. And due to this completion of the circuit, there is some small current, even if we have not applied any potential externally. We have some current, okay? We have some current. Now, how will we make this current zero? मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम क्या करें कि यहां पर इसमें जो ऑटोमेटिक करंट एक फ्लो हो रहा है उसको जीरो किया जा सके। सर एक काम करिए, इन सारे जो उपद्रवी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आने से रोक दीजिए। मैंने कहा बेटा इसके लिए मैं क्या करूं? तो तुमने कहा सर एक काम करिए, यहां पर एनोड को नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड को पॉजिटिव दे दीजिए, मतलब एक रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करने से होगा क्या? सर देयर विल बी अ रिवर्स डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। What will it do? It will apply a reverse directional force on electron. अच्छा, ये फोर्स क्या करेगा बेटा? ये फोर्स इन्हें यहां से पहुंचने से रोकेगा। अच्छा जी, जब ये कितना फोर्स इस पर लगाया जाए, यानी कि ये फोर्स की वैल्यू क्या हो, तो वो फोर्स डिसाइड कौन कर रहा है? ये पोटेंशियल। तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल सो दैट वी कैन स्टॉप द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, बोलो, जिसके पास क्या हो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोल, मेरी बात समझ आ रही है ना? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको रोकने के लिए जो मैक्सिमम पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में लगा, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने कहा अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो सबसे लास्ट वाला था, जो सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला था, इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स। ओके, इस पोटेंशियल साहब ने, किस पोटेंशियल साहब ने? वी नॉट पोटेंशियल ने इसकी काइनेटिक एनर्जी को कितना बना दिया यहां तक जाते जाते? सर जीरो। जीरो बना दिया सर इसको। अच्छा जी, ये जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो गई? जीरो। किसकी वजह से? इस रिवर्स पोटेंशियल की वजह से। सो वी कैन से द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय दिस पोटेंशियल। बोल बेटा, कैन वी से दिस? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? विल बी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। याद रहेगा ये बात? अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। इतना समझ में आया ना बेटा? मतलब क्या हुआ, यहां पर कुछ करंट फ्लो हो रहा था और करंट धीरे 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 क्या हो गया? जीरो हो गया। एंड दिस इज नॉट लीनियर बेटा, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, इज दैट ओके? दिस ग्राफ इज ओके ना? नाउ मूविंग ऑन, मूविंग अहेड। अब हमने क्या कहा, चलो भैया बहुत रिवर्स डायरेक्शन में करंट लगा लिया। अब उन इलेक्ट्रॉन की कहानी सोचो जो इलेक्ट्रॉन बेचारे यहां एक्यूमुलेटेड थे, इनके बारे में इनको भी तो मौका मिलना चाहिए, है ना? हमने कहा बिल्कुल मिलेगा मौका सबको। आप सब लोग हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं, आजाद भारत के आजाद नागरिक है ना बेटा? तो अब सबको मौका देने जा रहे हैं हम लोग। क्या मौका मिलेगा जरा ध्यान से देख। सी, नेगेटिव तो हम लगा चुके, अब हम किसको लगाने जा रहे हैं? पॉजिटिव लगाने जा रहे हैं। हमने कहा क्या करने जा वाले हो? देखो, मैंने कहा देख, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, वो ऑटोमेटिक पहुंच रहे थे, वो सब तो ठीक था, यानी कि इतना करंट फ्लो हो रहा था जब हम जीरो पोटेंशियल लगाए। बट अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊं, इसका मतलब क्या? सर नाउ कनेक्ट बी विद डी। बी को किससे कनेक्ट कर दीजिए? डी से। और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, सी से। सर क्या होगा इससे बेटा? ये जो देख एनोड जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। और कैथोड किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से। मैंने कहा अच्छा, ये तो आपने अब, इसे हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स बायस। अब आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन को समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा ये कंडीशन। मैंने कहा यहां पर मान लो एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। हमने कितने फोटॉन्स इंसिडेंट कराया बेटा? 100। इस 100 फोटोन से फॉर एग्जांपल 80 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। सर वो 20 फोटोन कहां गए जो आप अभी लेकर आए थे?
आप तो कहते हैं जितना फोटोन आएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना बेटा। मैंने कहा बेटा ये 20 जो थे वो कैपेबल ही नहीं थे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मींस सर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम थी थ्रेशोल्ड से, सॉरी थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन से, तो दे आर नॉट सफिशिएंट टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। अच्छा समझ गया सर। अब ये जो 80 इलेक्ट्रॉन्स है, 80 में से मैंने कहा भाई चल 10 इलेक्ट्रॉन थे जो ऑटोमेटिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब पहुंच जा रहे थे, मतलब हमें यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएं या ना लगाएं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी आबादी, कितना, लगभग 70, आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल, डोंट रिस्ट्रिक्ट विद दिस कि नहीं सर 100 ही इलेक्ट्रॉन वहां पर इंसिडेंट होंगे, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल नाउ। How many electrons are there? They are 70. Total photons fall on the cathode कितने हुए बेटा? 100. Electrons कितना emit हुए बेटा? 80. 20 कहां चले गए भाई? डस्टबिन में, है ना। अब इसमें से 70 ऐसे निकले जो बस एक्यूमुलेट रहे, 10 जो थे वो क्या थे, उपद्रवी किस्म के, जिनके पास बहुत सारा एनर्जी था, ठीक है, वो ऑटोमेटिक पहुंच गए। अब हमने क्या किया, यहां से, है ना, पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही यहां पॉजिटिव पोटेंशियल आया और यहां नेगेटिव पोटेंशियल आया, अब ऐसा नहीं है ये सारे इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन से, ये 70 इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। अब इनको लगा कि भाई यहां से अब मुझे पलायन करना चाहिए, पलायन करने का मतलब यहां से क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे, एक्यूमुलेटेड थे, दे विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारे जो यहाँ पर 70 इलेक्ट्रॉन थे वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करने लगेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा जी, क्या होगा अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ाता ही हुआ चला जाऊं, ठीक है। तो बेटा अभी मान लो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल लगाया 1 वोल्ट, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्यूमुलेशन से जो आगे मूव कर रहे हैं, तुमने कहा सर 35, मैंने कहा 2 वोल्ट तक आया सर, नाउ देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर एट दिस कैथोड, मैंने कहा सर 3 वोल्ट लगा दे, नाउ सर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मैंने कहा अच्छा क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेटेड है, आई एम आस्किंग अबाउट द एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड, सर कोई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ रुका हुआ है या सब के सब अब मोशन में आ गए सर्किट में, है ना। तो आपका आंसर क्या मिला, हाँ सारे इलेक्ट्रॉन जो है अब वो सर्किट में मूव कर रहे हैं, यानी कि करंट फ्लो कराने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सारे इलेक्ट्रॉन करंट पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो क्या मेरे पोटेंशियल बढ़ाने से अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा क्या, नहीं सर इतने इलेक्ट्रॉन थे। तो मैंने कहा फिर अब पोटेंशियल बढ़ाने से क्या करंट बढ़ेगा, सर करंट तो नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो बेटा देखो पहले तो करंट बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मूव कर गए, तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। करंट क्या हो गया बेटा, सैचुरेट, मतलब अब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर क्या ये करंट और बढ़ाया जा सकता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, यस बढ़ाया जा सकता है, आंसर है यस। क्या आपको इस एक्सपेरिमेंट की ये बेसिक सा ग्राफ और एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया सबको, बोलो बेटा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था। कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से हम लोग एक ग्राफ बना के अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मेरे साथ रिवीजन करोगे, सब लोग अपने दिमाग में ये चीज बनाते हुए चलोगे और मेरे साथ ये चीज करना चाहोगे, सभी लोग एक्सपेरिमेंट को फिर से हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। व्हाट वी हैव अ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दिस वैक्यूम ट्यूब हैज अ विंडो, दिस विंडो इज, ये विंडो क्या करेगा भैया, ये विंडो कहेगा भाई यहां से हम विंडो ओपन कर देंगे तो सोर्स से जो है लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, वो लाइट इंसिडेंट किस पे कराना है, इस कैथोड पे कराना है। अभी मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहा हूं, यहां पर क्या है, एनोड है, दिस इज एनोड दिस इज कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में इन दोनों को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू कनेक्ट डायरेक्टली बिकॉज वी हैव टू मोर पॉइंट्स, these points are actually connected with the battery, but it is not directly connected with the battery. Why? Because we have to change the potential, and if we'll connect with directly with the battery, so we will have a fixed potential only. मेरी बातों को ध्यान से समझ पा रहे हो ना बेटा, ना दिस की इज के, और ये एक ऐसा की है जिसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहां पर
मैंने इस वाले पार्ट को किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एक रिहोस्टेट से, जो कि अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहला काम क्या किया स्टेप 1 में, सबसे पहला हमने काम किया भाई यहाँ पर फोटॉन्स को आने दिया, फोटॉन यहाँ पर फॉल हुए, है ना, क्या हुआ पहले, फोटॉन, ठीक है, फॉल किस पर, ऑन कैथोड। फोटोन के फॉल होने से जो कैथोड है, वो कैथोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए वो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, कौन कौन से तरीके का बेटा, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो केवल और केवल वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी दे आर इन रेस्ट, ठीक है, और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है दे ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दे विल लीड्स टू सम करंट, ठीक है, सम करंट। दिस करंट इज एक्चुअली द करंट एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर मूव किए और यहां पर क्या हो गए, कुछ डेवलप भी हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हो गया। ऐसे केस में अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ ड्रॉ करने से मुझे ये समझ में आता है कि इफ दिस इज पोटेंशियल, दिस इज करंट, वी हैव सम करंट व्हेन द पोटेंशियल इज जीरो। नाउ if you want to if you want to prevent these electrons to come from cathode to anode automatically, we need to apply a reverse directional potential. It means cathode must be connected with positive terminal and anode must be connected with the negative terminal. So when we will connect this terminal, what happens, the electron will reduce, है ना, according to their kinetic energy. तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो करंट भी धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। एंड व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो जिस टाइम पे रुकेगा उस टाइम पर हमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो आगे कहानी यहां पर बनती है क्या, E into V naught, the stopping potential energy is equals to half m V max square, मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, इज दैट ओके। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई क्या, कि ई वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर जो एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन थे, वो एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन जिसका नाम था क्या, जिनमें H इंटू न्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क फंक्शन, मेरी बात समझना। ये एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन कौन थे, जिन पर जिन फोटॉन्स की वैल्यू कितनी थी, एक एच न्यू थी, किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर, उसको न्यू नॉट बोल ले, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस पूरे एनर्जी को क्या बोल सकते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एक्यूमुलेशन वाले इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि क्या होंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही उनके पास एनर्जी होगी। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, एच न्यू इज इक्वल्स टू 5। ये दो बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं बेटा, ये बेटा समझ आ रहा है ना, बोलते थे यार। कहानी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या कि हमने यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या, मतलब कैथोड को नेगेटिव से और इसको एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। इन दैट केस these accumulated electron will start moving in the circuit, they will participate to flow the current, hence the current will increase for some extent, okay, so current will increase, but this increment will not continue for the for a longer period. Why, when all the accumulated electrons will participate in flowing current, so there is no electron left on cathode which can be bring into the motion to increase the current by increasing the potential difference. Are you getting this? So the total electrons are now in motion, they all are responsible to flow the current, so this current will saturate, this saturated or maximum, this will be the maximum current, and the graph of VI characteristic of this photoelectric emission will be something like this. Clear हो गई बात बेटा? हेलो, सबको समझ आया? कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगला पार्ट,
अब मैंने कहा सर, मेरा जो क्वेश्चन था, क्या इस सैचुरेशन करंट को बढ़ाया जा सकता है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट। तीन बातें मैंने बोली थी, याद करो जरा, कौन कौन सी तीन बातें मैंने बताई थी? हियर थ्री, द इंटेंसिटी, द फ्रीक्वेंसी, द पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी, विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम लोग जो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसमें आने वाले, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए, उसमें बस आने वाले और इंसिडेंट फोटोन को, है ना, उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दें। क्या बढ़ा दे बेटा? ठीक है, केस वन या इफेक्ट वन बेसिकली कर सकते हैं, नॉट केस वन। मुझे नहीं पता। इफेक्ट नंबर वन, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ व्हाट? द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत ध्यान से समझ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब मैंने केवल इंटेंसिटी बदलने की बात करी है। क्या हुआ इसका मतलब सर? ये हुआ कि यहां पर जो सोर्स है, सोर्स से आने वाली जो फोटॉन्स है, क्या हम उनके नंबर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं? यस, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टू इंक्रीज और टू चेंज द नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा, जो ये फोटोन यहां पर इंसिडेंट हो रहा है सर, सर क्या इनकी क्वालिटी भी मैं बदल रहा हूं? नो बेटा, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द क्वालिटी। व्हाट डज इट मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी मींस कि सर उसकी जो एनर्जी है क्या वो भी बदल रही है? नहीं। तो कीप दिस इन माइंड, क्या द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर गोइंग टू चेंज, नंबर ऑफ फोटॉन्स आर गोइंग टू चेंज, बट जो एनर्जी है एच न्यू, दैट इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ फिर? यहां पर जो एनर्जी, जो वेराइटी है, वो नहीं चेंज की जा रही है। यहां पर हम लोग संख्या की केवल बात कर रहे हैं कि इफ वी विल इंक्रीज द नंबर, व्हाट हैपेंड विद दिस नंबर। ठीक है, पहली चीज, यहां पर जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन आएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो एक्यूमुलेटेड हो और चाहे वो मूव करने वाले हो। बोलो बेटा, है ना? और यहां पर जब ज्यादा नंबर आएंगे तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव से जब हम कनेक्ट कर देंगे बेटा, तो क्या होगा मुझे बताओ? क्या होगा बताओ? यहां पर नंबर, संख्या क्या हो रही है? केवल बढ़ रही है। नंबर बढ़ने से क्या होगा? जो अमाउंट ऑफ करंट है, विल दैट गोइंग टू इंक्रीज? आई की वैल्यू क्या बदलेगी? किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ, है ना? क्योंकि यहां पर संख्या बढ़ जाएगी तो भाई हमारे पास जो पहले जो था, यहां पर ध्यान दो, ये आई था, ये भी था। ठीक है, हमने कहा एक, दो, ठीक है, अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो जो सैचुरेशन होगा, वो सैचुरेशन क्या होगा? अलग अलग लेवल पर होगा। मतलब यहां पर मैक्सिमम करंट अलग होगा, यहां पर मैक्सिमम करंट अलग होगा, यहां पर मैक्सिमम करंट अलग होगा। बोलो बेटा, so we can say I, the current is directly proportional to intensity because the number of electron in the circuit is going to increase, hence the graph between them is will be the straight line। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? एक चीज, दूसरी बात, अब जरा तुम सोच के देखो, क्या यहां पर इसकी एनर्जी बढ़ी है? नहीं। तो यहां पर जो एक सबसे सबसे ज्यादा, है ना, आतंकवादी इलेक्ट्रॉन था, जो कौन भाई? जिसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, एनर्जी मैक्सिमम थी, वो मैक्सिमम एनर्जी तो वही रही होगी, क्या उसमें बदलाव आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी नहीं बदल रही है, तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदलेगी क्या? बोलो बेटा, नहीं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है यहां पर, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? वो वही रहेगी। इसका मतलब उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा।
So the stopping potential will be same even if we have increased the intensity, but we don't have to apply the extra reverse direction potential to stop the current. Means the stopping potential is same. So we will get the different graphs, but all the graphs will be end up with V naught reverse directional potential, while we have I1, we have I2, we have I3. I1 will be greater than I2 will be greater than I3, means in this case the intensity in first case of photon is greater than intensity in second case of photon is greater than intensity in third case of photon. Is that clear, beta? Everyone? Okay. So in this case, we have V max will be, KE max will be, KE max will be EV not only in this case. समझ आ गई बात ये? इफेक्ट वन समझ में आ गया सबको? Saturation current will saturate at different levels. ठीक है? This is also called cutoff potential. याद रखना cutoff, मतलब no current is flowing there. Now we can talk about the second effect. बात करें दूसरे effect के बारे में. Effect number two. Effect number two. What? Sir, now I am going to keep constant. Yeah, the intensity I am going to keep constant. Intensity, that is constant. अच्छा सर, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या आप करने वाले हैं? मैं जो है उसकी एनर्जी, दैट इज एच इंटू न्यू, या तो आपसे कोई कहे क्या, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाले हैं, या फिर आप कह दीजिए क्या, एनर्जी चेंज करने वाले हैं. बात एक ही है. क्लियर हो रही बात? ये देखना बेटा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने कहा सर जो मैं यहां पर है ना इस विंडो से जो मैं इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट सॉरी फोटोन इंसिडेंट कराने वाला हूं उनका संख्या सेम है. ठीक है, उनकी संख्या क्या है? सेम है. तो अगर इलेक्ट्रॉनों की फोटोन्स की का नंबर सेम है तो यहां पर जो एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या भी सेम होगी. इमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 आया तो टोटल 80 इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा. बोल बेटा, है ना? या फिर मतलब 100% एफिशिएंसी अगर लेकर चले तो हम कह सकते हैं क्या कि जितना इलेक्ट्रॉन जितना फोटोन आएगा उसी के प्रोपोर्शनल यहां पर इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा. क्लियर? अच्छा, अब हुआ क्या? तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं चेंज हुई तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ करंट विल गोइंग टू चेंज? करंट चेंज होगा क्या? नो, देयर विल बी नो चेंज इन करंट. क्लियर? होगा क्या फिर? सर अगर हम लोग यहां पर आने वाले फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर दें या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो यहां पर जो आएगा इलेक्ट्रॉन उससे अब आतंकवादी जो पैदा होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे. मींस द नंबर ऑफ फोटॉन्स which have greater energy will have a greater number. Why? Because जो हमारे पास 100 आ रहे थे फोटोन उनकी संख्या तो सेम है लेकिन सबके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, है ना? जैसे हमने कहा 100 फोटोन आ रहे थे, सबको चाहिए कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है. पहले कितने आ रहे थे? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी वाले आ रहे थे. अब कितने आ रहे हैं? मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी वाले ने. खर्च कितना करेगा? 3. रिमेनिंग कितना है? 7. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. बोलो ना, यहां तो नहीं है. हाँ ठीक है, देखता हूँ. ठीक है, ये समझ आ गया बेटा? हाँ, तो हमने कहा क्या कि यहाँ पर जो संख्या है वो तो नहीं बढ़ रही है, बट हाँ उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको मैंने ऑल्टर कर दिया. अब तुमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर तुमने चेंज कर दिया बेटा तो बताओ
इस ग्राफ में क्या बदलने वाला है तुम लोग खुद से ही इमेजिन कर सकते हो। बताओ, ये आई है, ये वी है। बताओ यहां पर जो ये है ना, जीरो पोटेंशियल पर जो वैल्यू आ रही थी करंट की वो तो बदल जाएगी, बट जो सैचुरेशन करंट है वो तो सेम रहने वाली है। बोलो, सैचुरेशन करंट का मतलब क्या? व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द फ्लो ऑफ करंट। ओके, और एक चीज बदल जाएगा, क्या? द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। अगर मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के यहां पर फोटोन इंसिडेंट कराऊंगा तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखो, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताओ किसका मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी? 1, 2 और 3 में से जो इंसिडेंट फोटोन है उनमें से किस फोटोन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही होगी? 1, 2 और 3। न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3, है ना। तो सीधी सी बात है, क्या जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना बड़ा मैग्नीट्यूड में, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वो उतना ही ज्यादा है। बोलो भाई, समझ आ रही बात ये? सबको समझ आ गया ये? ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, दूसरा एक इसी का सेकंड पार्ट में देखता हूं। मैंने कहा क्या कि मान लो मैंने यहां पर किसी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराया है, ठीक। चलो वो आगे ही मैं बता दूंगा, रहने दो भाई। ये दो बातें समझ में आ गई सबको? तो ये दो चीजें बिल्कुल एकदम दिमाग में बना के चलना है, ठीक। क्या? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन इंटेंसिटी। तो यहां पर हमारे पास दो चीजें, एक तो हो गई क्या? फ्रीक्वेंसी, और एक हो गई इंटेंसिटी। रुक जाओ मैं फिर से बना दूं। एक हो गई क्या? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर क्या है? इंटेंसिटी। और हमने क्या कहा कि हमने अगर इंटेंसिटी को चेंज किया, ठीक है, इसको हमने नहीं चेंज किया, तो क्या चेंज होता है बेटा? यहां पर देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और क्या? सैचुरेशन करंट। दो चीजें याद रखेंगे। सोच, अगर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी, है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो इफेक्ट। लेकिन सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज, उसी तरीके से डिक्रीज भी हो जाएगा। बोलो, समझ आई बात? लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अगर इसको हम इंक्रीज कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर होगी बात? नाउ अगर हमने इसको भी इंक्रीज कर दिया, इसको भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मतलब क्या हुआ? सर, मैंने जो है क्या कर दिया? हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया और इसको भी इंक्रीज कर दिया, तो दिस विल इंक्रीज एज वेल एज दिस विल इंक्रीज, ठीक है। मैंने कहा क्या? मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, है ना, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो दिस विल डिक्रीज व्हाइल दिस विल इंक्रीज। समझ आ रही बात बेटा? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि कई सारे सवाल इस पे बनते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूं, पूछू क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट याद रखो, इसको ये चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं चार्ट कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि तुम याद करो। सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज, ये तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं, ठीक है। दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज -2 वोल्ट, दिस इज -1 वोल्ट, ठीक। ए, बी और सी, ये तीन चीजें हैं, है ना।
यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, इन दो तीनों की फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताइए, कैसा रिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन में दे देता हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए is greater than frequency of B is greater than frequency of C. Second option, the frequency of A is equal to frequency of C is greater than frequency of B. C option, frequency of A is equal to frequency of B is less than frequency of C. D option, frequency of A is equals to frequency of B is greater than frequency of C. Which option is correct? फटाफट मुझे आंसर कर दो। डी ऑप्शन, डी। बिल्कुल क्लियर, सबको एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सबको समझ आ रहा है ना? सिंपल सी बात है, क्या फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद व्हाट, दिस नंबर, है ना? सो ए एंड बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड विद व्हाट, frequency is related with stopping potential only, okay, and intensity is related with what, the saturation current. Is that clear? See, अब तुमसे क्या देख, this is the saturation current 1, मतलब saturation current of A, saturation current of B and saturation current of C. If someone asks you what is the relation between the saturation current, the saturation current of A is greater than the saturation of current B and saturation current of C. Is that okay? सिंपल है कॉन्सेप्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना बेटा? बोल भाई। ठीक, अब यहीं पर आ जाता है क्या, आइंस्टाइन इक्वेशन, या फिर लॉज ऑफ, अगर मैं बात कर लूं क्या, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या क्या इसके लॉज होते हैं? तो बेटा देखो, जो एक्सपेरिमेंट से तुम्हारा रिजल्ट निकला वही उसके लॉज हैं। जैसे पहला लॉ कहता है क्या, कि किसी भी गिवन मटेरियल के, देखो 4 लॉज है, मैं इसको भेज दूंगा तुम्हारे उस पे ग्रुप पे, पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे मतलब कह रहा है क्या, कि फॉर अ गिवन मटेरियल एंड द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected per second directly proportional to the intensity of light means this. The first statement is this. This is the first statement. I think this is the second statement. This is the third statement. Are you getting this? बोलो बेटा। चलो, अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं, लॉज को आप एक बार पढ़ लोगे खुद से, ठीक है? जस्ट गिव मी सम मोर मिनट so that we can finish the topic at least. तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं क्या, अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्या आपका, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, this is what Einstein's photoelectric equation. It is nothing but very simple सा concept. ये क्या है भाई, आपका एक मेटेलिक सरफेस है, this photon is incident on this surface, it has some energy E, that is can be written as h nu, है ना? It will give the energy to the electron, it will emit outside, the energy is used as its work function phi or w, and it will have some energy which will provide the kinetic energy. यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस फाई ही इस्तेमाल करते हैं वर्क फंक्शन के लिए, सही रहेगा? हाँ, तो E इज इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर,
और दिस काइनेटिक एनर्जी वी कैन से द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज मैक्स। ये इसका बहुत बेसिक सा इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। E, E is the energy of photon. This can be written as what? H nu. This is what? H nu naught plus E V naught we can say. कैसे बेटा? Phi is the threshold energy, the minimum energy, which is equals to the energy of minimum energy of photon, that is H nu, while kinetic energy maximum we have seen earlier, that is E into V naught. क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं बेटा? So we can just write this equation. Okay, ये इक्वेशन समझ में आ गया ना? बोलो। इसी इक्वेशन को क्या रखते हैं, के ई मैक्स को ही के मैक्स ही लिख देते हैं अगर, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, इसको बस यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसको हम ये लिख सकते हैं, why I am writing this? Because if we represent the maximum kinetic energy on y-axis, okay, and nu is the frequency, ठीक है, on x-axis, so we can draw a graph. Even if in this equation EV naught can be written as h nu minus h nu naught, or we can write V naught is equals to h upon E into nu minus h upon E or nu naught. ठीक है, so this equation also can be written as an y-axis, that is mx plus c, and this also can be written as y is equals to mx plus c, isn't it? Now, if we draw the graph, how will be the graph? This is frequency and this is what? Stopping potential. Okay, even stopping potential के जगह पर अगर हम लोग यहीं पर ड्रॉ करना चाहें क्या, ये ग्राफ, this is k max and this is what? Nu. Okay, just very simple graph. ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना होगा इस वाले केस में? h अपॉन e। ठीक है, एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना होगा? h न्यू नॉट अपॉन e, मींस हियर that is h nu naught upon e, or we can say the work function upon e. We can write this, and this has h upon e slope, means a constant slope. The slope is what? Constant. How much? h upon e. And ये जहां पर कट कर रहा है किसको? फ्रीक्वेंसी एक्सिस को। वहां पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, ये जीरो करोगे तो न्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? न्यू नॉट के बराबर आ जाएगी। बोलो बोल बेटा। एंड दिस ग्राफ कैन बी ड्रॉन बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से, बट इस ग्राफ के पास एक फायदा है क्या? यहां पर इसका जो स्लोप है वो स्लोप कितना है बेटा? h के बराबर है। यहां पर किसके बराबर है? h अपॉन ई। सो दिस ग्राफ है ना, ये वाला जो के मैक्स वाला ग्राफ है, दिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। h की वैल्यू निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। दूसरा, ये y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? h न्यू नॉट, दैट कैन बी रिटन एज phi और h न्यू नॉट। आर यू गेटिंग दिस? This graph will give you the work function, while this graph will give you h nu upon e, and graph से directly question आपसे पूछा जाता है। ठीक है, okay, now at this point that is called nu naught. This is what? The threshold frequency, the minimum frequency which will require to emit an electron. Okay, समझ आ रही बात बेटा? This is the Einstein equation and everything related to this. आगे बढ़ा जाए। कोई है कि नहीं यार क्लास में? हेलो हेलो। हाँ हाँ, अरे यार अपना प्रेजेंस बताते रहा करो भाई कि तुम लोग यहाँ प्रेजेंट हो, वरना मैं अकेले बोलता रहूंगा। चल, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास यहाँ पर, ओहो,
हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एंड एक्चुअली वी हैव टू ग्राफ, वन and 2, and all the graphs will be similar. This is for metal A and this is for metal B, ठीक है. This frequency is given like nu naught 1 and this is given as nu naught 2, ठीक है. This will be what, ये V naught के बीच में है, V naught और nu के बीच में. This is what, H nu naught upon E, this is H nu naught 2 upon E, ठीक है. So can you please tell me which metal have greater threshold frequency, sorry threshold frequency नहीं, greater work function. किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ए का या बी का? 5e will be greater than sir 5a. Clear? Okay. Now we have a photon having frequency sir nu naught 1 plus nu naught 2 upon 2, ठीक है. This will be able to emit electron from metal B. Is that true or false? I am telling you, we have a we have a photon, ठीक है, of frequency nu naught 1 plus nu naught 2 by 2, है ना, और ये photon will be able to emit electron from metal B. Is this statement true or false? Yes, this is absolutely false. क्लियर होगी बात? समझ आ रहा है ना बेटा? अच्छा अच्छा, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. यहां पर हम लोगों ने कहा क्या कि ये चीजें दी गई हैं और हमारे पास कोई यहां पर दूसरा मेटल है. हमने कहा क्या, क्वेश्चन मेरा ये देखो, छोड़ो इसके बाद फंक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन में बता दो तुम्हें. हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे. छोड़ो, बनेगा तो तुम मुझे बताओगे विकास. इतनी बातें तो तुम लोगों को मैंने समझा, और इस तरीके से ये पूरा जो चैप्टर हमारा है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है. ठीक है, पूरी तरीके से ये एक पार्ट कंप्लीट होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट बी. क्या तुम सभी लोग पार्ट बी डिस्कस करने की कंडीशन में हो? हाँ यार, क्लास में मेरे 37 स्टूडेंट है आउट ऑफ 39, तो इट मींस यू आर एबल, you can discuss. I have one question. Just see this question. Here it is written EK, that is EV. Okay, the value is 0, 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2. And here it is written -2, -4. And this graph is something like this. Okay, this is point A, and corresponding to this 8 volt, 8 electron volt, we have given this value, that is 10, that is 20, that is 30, and written here 10 to the power 14 in hertz. Okay, this is given, and the question is, find first the threshold frequency of the metal
The second question is the work function, and the third question is the stopping potential. Is that okay? इस क्वेश्चन को आपको करके आना है, समझ गए? इवन ऑल्सो फाइंड फोर्थ क्वेश्चन, द प्लैंक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे आया जाए बेटा, मैटर वेव। मैटर वेव, चले मैटर वेव पे, हाँ या ना वो यार? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। थोड़ी सी एनर्जी जुटा लो। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, ओके, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, ओके। सी दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक। देखो मैं भी कुछ खाता पीता रहा तो खाते पीते रहा करो, बट कॉन्सेंट्रेट। मैटर वेव, नथिंग बट डी ब्रॉगली वेव। कुछ नहीं है भैया, इन्होंने कहा जो उसको मान लो और उसको समझ लो। इन्होंने कहा क्या कि अगर हमारे पास कोई मैक्रो और माइक्रो पार्टिकल, दो चीजों के बारे में बात किया, मैक्रो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल। जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब, और मैक्रो पार्टिकल लाइक हमारे पास एक बॉल हो गई, हम हो गए, तुम हो गए, ठीक है, हम लोग ऐसे हो गए बड़े पार्टिकल, बल्कि पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं ये तो इनसे वेव एसोसिएटेड नहीं होता है, बट जनरली द माइक्रो पार्टिकल विच हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्पीड विच इज नियरली और कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उसके पास क्या होता है, एक वेव एसोसिएटेड होता है, ठीक है, एंड दैट वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, ठीक है, दैट वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मींस अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाए तो यहां पर h अपॉन p आ जाता है, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। यही होता है क्या, इस वेवलेंथ को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और बस यहां पे अब बात आ गई क्या, किसी पार्टिकल की। जब हमारे पास कोई पार्टिकल है, इसका मास m है, ये किसी वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p की जगह हो जाएगा mv, ठीक है। अब तुमसे कोई कैसा डिराइव करके बताइए, तो देखो डिराइव करने का एक ही तरीका है, सिंपल। आइंस्टाइन साहब कह के गए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना, सभी लोगों को पता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और अब ये भी तुमने पढ़ा क्या सर, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा भी तो होता है। हाँ सर, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, और ये एनर्जी क्या कि अगर कोई मास m है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी E, और अगर उसको पूरी तरीके से लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा। इन्हीं दोनों को अगर मिलाया जाए इक्वेशन को, एच सी अपॉन लैम्डा को, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और लैम्डा वी विल गेट एच अपॉन एम सी। अगर लाइट के साथ ऐसा हो सकता है तो जो हमारा नेचर है ये क्या करती है, सिमेट्री को प्रेफर करती है। हेंस द माइक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दे विल आल्सो हैव wavelength associated with it, that is h upon mv, that is called this wavelength। अब यहां पर तुम्हारे कोर्स में नहीं है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। डेविसन एंड जर्मर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि यस, जो पार्टिकल्स हैं उनसे वेव एसोसिएटेड है, ठीक है, उन पार्टिकल से वेव एसोसिएटेड है, उसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कहा गया। और उस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाएगा उसको हम लोग आगे कभी डील कर लेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई सब लोगों को, है ना। अब बात करते हैं क्या कि जो हमारे पास ये
लैम्डा है, that is h upon mv. Very good. This is a simple formula. We can just write this mv, that p is equals to mv, or we can just write the kinetic energy in the form of mv as well. How? Just multiply m in numerator and denominator. We can just say k is equals to, sir, p square upon 2m. Sir, we can just write the value of p, that is under root 2km. That's very good. Very nice. We can put the value in this first equation. So we have another equation, that is h upon p, that is h upon mv, that is h upon under root 2km. Okay. Sir, can we write the value of this kinetic energy acquired by the electron when it is accelerated between the potential of V? Yes, beta बिल्कुल लिख सकते हो. So we can have another formula, E V M. सर, अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2em इंटू वी पोटेंशियल. हाँ, ये तो होता है. सर, वी हैव द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 6.6 10 टू द पावर -34. यस बेटा. वी हैव द वैल्यू ऑफ e, दैट इज 1.6 10 टू द पावर -19. हाँ जी. m की वैल्यू पता है सर, 9.1 10 टू द पावर -31. हाँ बेटा, ये सारी वैल्यू तो तुम्हें पता है. तो सर, अपने कन्वीनियंस के लिए मैं एक स्पेशल फॉर्मूला किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, क्यों ना हम इसको रख ले अपने पास. हाँ यार, बात तो सही कहा तुमने. तो जब यहां पर हम लोग वैल्यू किसकी रख देते हैं बेटा, एक सेकंड रुक जाना. हेलो हेलो. हाँ जी. किससे? सूरज पूरा नाम? आप किससे बात, मतलब कहां से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पवन मौर्य हूँ. हाँ बेटा, जस्ट वन सेकंड मैंने बोला. अब देख, यहाँ पर इन सब की वैल्यू उठा के अगर तुम रख दोगे तो तुम्हें जो वेवलेंथ मिल जाएगी, किसकी किसकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा मुझे बताएगा कोई? यस सर, इट इज 12.27 या फिर अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम, और सिंपली वी जस्ट राइट 123 अपॉन वी इन एंगस्ट्रॉम. ओके. सो whenever we have a question related to electron, we can just go through this. ओके. इसी वेवलेंथ का फॉर्मूला. तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन 1.23 अपॉन अंडर रूट वी. सर, क्या मैं इस फॉर्मूले को किसी चार्ज q के लिए भी लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है. वेरी गुड. दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन 12.3 अपॉन अंडर रूट n इंटू v, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टेड बाई दिस चार्ज q. इज दैट ओके? बोल बेटा, सही है ना? यस सर. कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं. मैंने कहा सर, मेरे पास एक कंटेनर में, है ना, बहुत सारा गैस फिल्ड है. अच्छा बेटा. तो सर, गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो किसी टेम्परेचर T पर हैं. हाँ, तो ये क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करने वाले हैं. अच्छा जी. अगर ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो मुझे क्लास 11th में मैंने निकाला था सर, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, 3/2 kBt. हाँ सर, याद आया मुझे, k इज इक्वल्स टू 3/2 kBt होती है. अच्छा, kb क्या होता है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना, याद है? So this is the energy of one molecule. Always remember one molecule. Okay. और यही K is equals to 3/2 RT हो जाए तो क्या हो जाए, one mole molecule. Just remember this. So this is the energy of one molecule. So sir, can we find out the wavelength associated with this molecule as well? Yes beta, you can find out. You are free to do anything because you are the Indian citizen. हाँ, वेरी गुड. तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3/2 kBt. यार देख, लैम्डा की वैल्यू हम लोग समझ चुके हैं, h अपॉन अंडर रूट 2k इंटू m. हाँ, तो रख दिया जाए यहां पर वैल्यू. यस बिल्कुल.
अंडर रूट 2 इंटू 3/2 kb t इंटू m, 2 से 2 कट गया, दैट इज h अपॉन अंडर रूट 3 kb t is absolute temperature lambda. This also can be written here. सिंपल है ना बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बता दिया, वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल बता दिया, एंड दिस चैप्टर इज डन। सो बेसिकली वी हैव टू डील विद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद समथिंग। ठीक है, एक छोटी सी चीज रह गई थी ना, बता दूं? छोड़ो, रहने दो। E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल्स टू, है ना, एच सी अपॉन एच इंटू एम सी, एच एच कट गया, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या मैंने बताया था तुमसे? मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई, एच अपॉन पी, दैट इज सी अपॉन ई, एच से एच कट गया, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई अपॉन सी। ये होता है मोमेंटम एसोसिएटेड विद अ फोटोन। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच न्यू अपॉन सी भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो। इज दैट ओके? बोलो बेटा। Yes, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा। उस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा और साथ ही साथ क्या पढ़ा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना, ताकि आप आराम से समझ सको इन चीजों। डन? ए बेटा, फरहान जिलानी, आर यू देयर? फरहान, समझ आ गया तुम्हें?